आज बात करेंगे उसकी जिसको सुन करके बच्चा बच्चा रोमांचित हो जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। 100 साल पहले जिसने भारत के आज़ादी के संघर्ष में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, आज बात करेंगे वंदे मातरम की और उसके इतिहास की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और प्रिविलेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है, लेकिन बहुत कम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि वंदे मातरम की रचना किसने की, कैसे हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की, जो 1858 में बंगाल के किसी गांव से ग्रेजुएट हुए थे, वो अपने क्षेत्र के बीए करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक 11 साल बाद उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। 1857 की क्रांति के बारे में हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था। उस समय जब भारत का राज्य सीधे सीधे क्वीन के अंडर में आ गया, तो उस समय गॉड सेव द क्वीन का नारा उस समय चलने लगा। उसी के कंपटीशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेज सरकार में अफसर थे, वे डिप्टी कलेक्टर थे, उनके पिताजी भी डिप्टी कलेक्टर थे। परंतु इतने बड़े और जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उनकी हॉबी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में वंदे मातरम लिखा, जो बेसिकली संस्कृत में लिखा गया था। 1882 में उनके ही उपन्यास आनंद मठ में इसको जगह मिली। आनंद मठ जो उपन्यास था वो सन्यासी विद्रोह पे था। उस विद्रोह में भी वंदे मातरम का नारा उपयोग में लाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में इसको शामिल किया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको सही तरीके से गाया गया। 1896 में जब इसे गाया गया तो इसे पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। उस समय कांग्रेस के और आज के कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने उस समय स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यही मानो कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल था जिसने दृढ़ता से स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा था। परंतु आज के कांग्रेस में और उस समय के कांग्रेस में भारी अंतर है। 1896 में कांग्रेस के सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, जिसको प्रारूप, जो आज प्रारूप हम जिसको बोलते हैं, जैसे पंक्तिबद्ध तरीके से गाया गया, वो पहली बार 1896 में ही था। फिर धीरे धीरे करके इसका प्रसार होना शुरू हो गया। 1905 आया, अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, जिसे हम बंग बंग भी कहते हैं, जिसके खिलाफ जनता का आक्रोश भड़का और जनता ने आखिरकार विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह में भी किसी ने वंदे मातरम का नारा बुलंद किया और वहां से लेकर के आजादी तक वंदे मातरम का नारा स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के एक प्रमुख नारे के रूप में उपयोग में लाया गया। चाहे छोटा सा आंदोलन हो, छोटी सी रैली हो, वंदे मातरम का नारा जरूर उपयोग में लाया जाता था। कांग्रेस ने भी इस नारे को मान्यता दी। 1937 में एक कमेटी का गठन किया गया। वंदे मातरम में वैसे तो 5 पद है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, जिसके पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी के 3 पद बंगाली में लिखे गए हैं। पहले जो 2 पद हैं वो 1870 में लिखे गए थे, ऐसा कहा जाता है, और बाकी के मद उसमें आनंद मठ के समय में जोड़े गए। कांग्रेस ने जब समिति का गठन किया तो उस समिति ने पाया कि इसके जो 2 पद है उसमें हम मातृभूमि की वर्शिप कर रहे हैं, और बाद के जो 3 पद है वो बंगाली में है और उसमें हम गॉडेस दुर्गा की वर्शिप कर रहे हैं। तो उस समय राष्ट्रगीत के तौर पर केवल 2 पदों को ही रखा गया। 1950 में राष्ट्रगीत के तौर पे इसे मान्यता मिल गई। 24 जनवरी 1950 का वो दिन था जब तत्कालीन संविधान सभा के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा था कि वंदे मातरम भी उतना ही सम्मान पाएगा जितना भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। आज वंदे मातरम हमारे लिए एक प्राउड का विषय है, एक प्राइड का विषय है। जहां भी वंदे मातरम बजता है, भारतीयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके दिल जोश से भर उठते हैं। वे खड़े होकर के इसका सम्मान करते हैं। कई सारे सरकारी दफ्तरों में इसका सम्मान होता है, आज उसे गाया जाता है, स्कूलों में उसे गाया जाता है। तो ये था वंदे मातरम का इतिहास। आशा करता हूँ आपको वंदे मातरम के इतिहास के बारे में जान करके अच्छा लगा होगा। आगे चल करके और भी वीडियोस लाऊंगा, वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार।